हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 अप्रैल को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हेन इज अ कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज्ड। रिसेंटली एक इंस्टेंस हुआ है सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर बीजेपी कैंडिडेट को अनअपोज्ड इलेक्ट घोषित किया है बिफोर पोलिंग। तो इससे रिलेटेड जो लीगल प्रोविज़न है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा नेगेटिव वोटिंग के बारे में बात करेंगे। क्या इलेक्शन होने चाहिए थे, नोटा एज अ सेकंड कैंडिडेट कंसिडर करना चाहिए था बीजेपी कैंडिडेट के साथ, ये सारे एस्पेक्ट पे बात करेंगे। नोटा के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव वोटिंग से रिलेटेड लीगल प्रोविज़न क्या है, नोटा कब इंट्रोड्यूस हुआ, नोटा में क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसे टूथलेस टाइगर क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कैसे आंसर लिखेंगे, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। मेंस वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो है ही। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करेंगे, आरपी एक्ट 1950 और 51 के बीच का डिफरेंस इस बार आपको प्रीलिम्स में दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ डू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इम्पैक्ट एशिया। जो रीसेंट रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट जो WMO ने पब्लिश किया है, रिलीज़ किया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डेटाबेस इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, डेटा लिखिए, मेंस के आंसर में कोट करिए और अधिक नंबर पाइए। ठीक, ये हमारा दोनों आर्टिकल रहेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी होगी, या फिर आप जो है इस सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस डायरेक्टली सर्च करिए, वहाँ आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हेन इज अ कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज्ड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन ईयर, जून में पेपर, 100% आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली आर्टिकल में हम बात करेंगे कि किस सिचुएशन में किसी कैंडिडेट को अनअपोज्ड इलेक्ट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड जो लीगल प्रोविज़न है उसके बारे में बात करेंगे। RPA एक्ट 1951 से रिलेटेड जो प्रोविजंस होंगे वो आपको UPSC प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा हम नेगेटिव वोटिंग और नोटा के बारे में भी बात करेंगे। डायरेक्टली मेंस में आपको नोटा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ऑलमोस्ट 10 साल नोटा को इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात कर सकते हैं और इसमें क्या चेंजेस किया जाना चाहिए ताकि हमारी जो डेमोक्रेसी है और वाइब्रेंट हो जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको एक जनरल क्वेश्चन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आ सकता है, उसमें आप नोटा से रिलेटेड चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, उसमें आप नोटा के बारे में चीज़ें मेंशन करेंगे जो इस आर्टिकल में लिखी हुई है। तो प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली जो आर्टिकल है वो न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि सूरत में एक कैंडिडेट अनअपोज्ड इलेक्ट हो चुका है। आर्टिकल शुरू करते हैं। जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपनी टैली खोल दी है। उनका पहला जो कैंडिडेट है वो जीत के आ चुका है, MP बन चुका है और ये गुजरात, वेस्टर्न गुजरात, सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट मुकेश दलाल जी अनअपोज्ड इलेक्ट होकर आए हैं। लास्ट मोमेंट पर जो कांग्रेस का नॉमिनेशन था उसे रद्द कर दिया गया और जितने भी नॉमिनीज थे उन्होंने अपना नाम विड्रॉल कर लिया। ऐसी सिचुएशन में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्हें अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिया। इसका मतलब अब सूरत में इलेक्शंस नहीं होंगे, अब वोटिंग नहीं की जाएगी। अब इससे रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन है उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है इलेक्टेड बिफोर पोलिंग, अनअपोज तरीके से किस तरीके से हम किसी भी कैंडिडेट को विजय घोषित कर सकते हैं, उसका लीगल बेसिस क्या है, उससे रिलेटेड लॉज क्या हैं। तो 2 ही लॉ हैं यार, ये तो आप बताइए आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब इन दोनों में से तो एक ही होगा और प्रीलिम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको गैस करना पड़ेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। और ऐसे कई सेक्शन हैं
जो आपने नहीं पढ़े होंगे और आ जाएंगे। तो आप कैसे गैस कर सकते हैं कि ये 1950 में होगा या 1951 में? यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक और बहुत अच्छा लॉजिक जो है यहाँ पर दूंगा, अच्छा कंसेप्ट जो है आपका क्लियर करूँगा, ताकि आप बिना प्रोविज़न को रटे आप गैस कर पाएँ, कैलकुलेटेड रिस्क ले पाएँ और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। यहाँ पर जैसे कि बात की जा रही है कि कैंडिडेट इलेक्ट हो चुका है बिफोर पोलिंग, ठीक, इलेक्शन हो चुका है, विजय घोषित किया जा चुका है। तो आप गैस करिएगा जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि 50 और 51 में डिफरेंस क्या है, कि ये 50 होगा या 51 होगा, इससे रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक, तो आरपीए 50 की पहले चर्चा कर लेते हैं। इलेक्शन की तैयारी से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न होंगे वो 1950 एक्ट में आएंगे। प्रिपरेशन से रिलेटेड तैयारी कैसे करेंगे? इलेक्टोरल रोल्स तैयार किए जाते हैं, कैंडिडेट्स और वोटर्स की लिस्ट तैयार की जाती है, और इससे रिलेटेड जो वोटर की लिस्ट है उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। उस प्रोसीजर से रिलेटेड प्रोविज़न काय में आएंगे? 1950 में। तो इसका मतलब क्या है? 1950 एक्ट में इलेक्शन होने के पहले की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी इंक्लूड की जा रही है। और क्या कर सकते हैं? डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, परिसीमन करना कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उससे रिलेटेड प्रोसीजर 1950 में आएगी। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर 1950 में आएगी। इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन 1950 में आएगी। यहाँ पर इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, एक बार इलेक्शन कंडक्ट होने लगा तो उसके बाद सारे प्रोविजन 1951 में आपको दिखेंगे। तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन काय में है? 1951 एक्ट में है। इसके अलावा जो डिस्प्यूट हैं वो भी 1951 एक्ट में। तो कैंडिडेट का इलेक्शन, उन्हें विजय घोषित करना, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व करना, ये सारी चीज़ें 1951 एक्ट में आती है। एक बार इलेक्शन शुरू हुए तो उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो 1951 एक्ट में आएगी। ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है? इलेक्शन हो चुका है कैंडिडेट्स का, उसे विनर घोषित किया जा चुका है। तो गैस करें, तो इलेक्शन हो चुका है, विनर घोषित कर चुके हैं, तो वो काय में आएगा? 1951 एक्ट में आएगा। अब कोई भी प्रोविज़न आए, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप देख सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो नहीं है कि ये 50 में होगा या 51 में होगा। ठीक, तो जो सेक्शन 53 ऑफ आरपीए एक्ट 1951 है उसमें प्रोसीजर दी हुई है अनकंटेस्टेड इलेक्शन से रिलेटेड। क्या कहा गया है इसमें कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेस देन होते हैं टोटल सीट से, तो जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हें विजय घोषित किया जाएगा। मान लीजिए 6 सीट है, 5 ही कैंडिडेट हैं तो 5 को विनर घोषित किया जाएगा। या फिर ये बराबर होते हैं तो 1 सीट है और 1 ही कैंडिडेट है तो उसे अनअपोज्ड इलेक्टेड किया जाएगा। In this regard, the returning officer action are governed by section 33 of the act, which related to presentation of nomination paper and requirement for valid nomination। इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके जो एक्शन है वो किससे, कौन से सेक्शन में गवर्न किए गए हैं? 33 सेक्शन में, जिसमें जो कैंडिडेट होता है सबसे पहले नॉमिनेशन भरता है, उसके लिए बहुत सारी प्रोसीजर फॉलो करनी रहती है। जो नॉमिनेशन भरते हैं कि आपको कुछ लोग चाहिए होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे हों, वो लोग जब तक आपको सपोर्ट नहीं करते, एफिडेविट फाइल नहीं करते, आपके सपोर्ट में आते नहीं हैं आपके साथ में, तब तक कि आपका नॉमिनेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा और उसे रद्द किया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड जो सेक्शन है रिटर्निंग ऑफिसर के एक्शंस, वो किस में दिए हुए हैं? सेक्शन 33 ऑफ द आरपीए एक्ट में दिए हुए हैं। सब सेक्शन 4 says on the presentation of nomination paper, the returning officer shall satisfy himself that the name and electoral roll number of the candidate and his proposer as entered in the nomination paper are the same as those entered in electoral rolls। इसमें जो सब सेक्शन 4 है उसमें ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट है उसका नाम और इलेक्टोरल रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट और उसके प्रपोजर का इलेक्टोरल रोल नंबर, ये सारी चीज़ें सेम होना चाहिए। जो इंस्टेंस हुआ है गुजरात में, उसमें जो कांग्रेस कैंडिडेट थे नीलेश कुंभानी जी, जो कि खड़े हुए थे, उन्होंने नॉमिनेशन भरा था,
इनके 3 प्रपोजर थे, है ना, इनके 3 प्रपोजर इनको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ आप भरिए, हम आपके साथ में हैं। उन्होंने, इनके तीनों प्रपोजर ने क्लेम किया है एफिडेविट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के सामने कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म तो साइन ही नहीं किया है, उन्होंने ये साइन किया ही नहीं है। जो प्रपोजर थे वो पीछे हट गए, बोले कि हमने तो इसका नॉमिनेशन भरा ही नहीं है, हमारा प्रपोजर में नाम आया कैसे। और वो डीओ के पास, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, उसके पास अप्रैल 21 को जब कैंडिडेट गए थे नॉमिनेशन फाइल करने तो उसके साथ गए भी नहीं थे। तो क्या हुआ है, जो प्रपोजर है उन्होंने अपना नाम ही खींच लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कैंडिडेट है इसने जो है अब फर्जी साइन की है और फर्जी साइन करके जो है हमें प्रपोजर बनाया है, हम लोगों का जो है इसमें नाम ही नहीं है, हमने इसको सपोर्ट ही नहीं किया, हम इसके प्रपोजर ही नहीं है। तो इस कारण से जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने क्या किया है, इनको जो है इनका रद्द कर दिया नॉमिनेशन। अब कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया और बाकी जितने भी निर्दलीय लड़ रहे थे या छोटी मोटी पार्टी के लड़ रहे थे उन सब ने विड्रॉ कर लिया। तो अब सिर्फ एक ही कैंडिडेट बचा। अब एक ही कैंडिडेट बचेगा तो हमने अभी सेक्शन 53(3) देखा ही है कि एक कैंडिडेट एक सीट, तो उसे अनअपोज्ड इलेक्टेड माना जाएगा। चीज़ें क्लियर है क्या? अब बात करते हैं क्या इलेक्शन होने चाहिए थे, क्यों होने चाहिए थे? क्योंकि नोटा भी तो है, नेगेटिव वोटिंग भी तो है, 2 कैंडिडेट हो गए ना, एक कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है बीजेपी से और दूसरा नन ऑफ द अबव। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ ना कुछ घपला हुआ होगा, कांग्रेस के कैंडिडेट को बोला होगा कि तुम इस तरीके से करो और तुम जीत तो वैसे पाओगे नहीं, पैसे वैसे लेके ख़त्म करते हैं और जो सामने वाला कैंडिडेट है वो विजय घोषित। लेकिन यहाँ पर जो विश्वासघात हुआ वो किसके साथ हुआ? लोगों के साथ। उनके चुनने के अधिकार को जो है यहाँ पर चोट पहुँची है, उनके साथ ये चीज़ें गलत हुई है। नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट है। जो लोग चाहते हैं कि कोई कैंडिडेट बीजेपी के अलावा होना चाहिए तो उनके लिए कम से कम पोलिंग होनी चाहिए थी और वो चाहें तो नन ऑफ द अबव दबा दें, नोटा बटन दबा दें और अपना जो प्रोटेस्ट है उसको क्या करें, उसको दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसी बात यहाँ पर की जा रही है। बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि इस तरीके से अनअपोज्ड इलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए और जब आपके पास नोटा जैसे प्रोविज़न हो, नेगेटिव वोटिंग जैसे प्रोविज़न हो। तो नोटा के बारे में बात कर लेते हैं। यार ये नोटा जो है ये 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा केस था? PUCL पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोटा को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए EVM में एज एन ऑप्शन। नोटा का फुल फॉर्म क्या है? नन ऑफ द अबव। पर ये आपको याद रखना होगा कि नेगेटिव वोटिंग 2013 के पहले से चली आ रही है। इसका मतलब आप चाहें तो इसके पहले जब बैलेट पेपर से चीज़ें होती थी, बैलेट पेपर से भी वोट डलते थे, तब भी आप नेगेटिव वोटिंग दे सकते थे कि आप जो है जितने भी कैंडिडेट हैं उससे खुश नहीं हैं और आप उस समय भी जो है बैलेट पेपर में नेगेटिव वोटिंग कर सकते थे। उसकी जो प्रोसीजर है वो कहाँ पर दी हुई है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 एक्ट के अंदर दी गई है, रूल्स के अंदर दी गई है, जिसमें रूल 49O में ये बात की गई है कि इलेक्टर चाहे तो नेगेटिव वोटिंग कर सकता है। कैसे कर सकता है? नेगेटिव वोटिंग करने के लिए जो बैलेट पेपर है उसमें एक रिमार्क की जगह होती है, उस रिमार्क में वो डाल सकता है कि उसे वोटिंग नहीं करनी है और ये चीज़ उसको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसको बतानी होगी। उसके रिमार्क के सामने या तो उसके सिग्नेचर या फिर उसका थंब लिया जाएगा और उसके बाद नेगेटिव वोटिंग होगी। ठीक, तो ये जो नेगेटिव वोटिंग की प्रोसीजर है इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है सीक्रेसी की। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको पता चल जाएगा कि आप नेगेटिव वोटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आप वोट देना चाहते हैं, उसमें सीक्रेसी रही नहीं। आप नेगेटिव दें, बीजेपी को दें, कांग्रेस को दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीक्रेसी मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में प्रताड़ित किया जा सकता है। जो कैंडिडेट जीत के आएगा उसको पता चल जाएगा
कि ये आदमी ने जो है मुझे वोट नहीं दिया है, भले ही किसी को नहीं दिया लेकिन मुझे नहीं दिया है, तो हो सकता है कि आपको हरास किया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है और सीक्रेसी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो नन ऑफ द वो ऑप्शन है, नोटा ऑप्शन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटा इंट्रोड्यूस किया। तो ये याद रखेंगे, प्रीलिम्स में आ सकता है कि नेगेटिव वोटिंग फर्स्ट टाइम जो है 2013 में नोटा के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑलरेडी 1961 रूल्स में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं और यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं, फ्लो में देख के खुश हो जाते हैं और फिर फटाक से मार देते हैं और बाद में रियलाइज़ करते हैं, उसी समय थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि यार कहीं गलत हो गया ये, तो ऐसा लग रहा है कि पहले भी हुआ करता था। ऐसा सर ने हमें एडिटोरियल में बताया था। तो अपने नर्व्स को काम रखेंगे, बहुत एक्साइटेड नहीं होंगे जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे नोटा का, और सोचेंगे उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार नोटा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, उससे जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है? जो पॉलिटिकल पार्टी है उन पे मॉरल एब्लिगेशन आएगा। अगर लोग चुनेंगे नोटा को तो पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी कि उन्हें अच्छे कैंडिडेट्स को खड़ा करना चाहिए जो इंटीग्रिटी के लिए नोन है, जिनका कैरेक्टर बहुत साफ सुथरा है, जिनके ऊपर केसेस नहीं है। पर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। 2014 का लोकसभा इलेक्शन देख लो या 2019 का, जितने भी एमपीज आ रहे हैं उसमें 40-50% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनस क्राइम के केसेस हैं, या कोई ना कोई केसेस तो हैं ही। ये एमपी चुन के आ रहे हैं। किसी के ऊपर रेप के जो है चार्जेस हैं, किसी के ऊपर एब्डक्शन किडनैपिंग के चार्जेस हैं। तो ये जो नेक्सस है क्रिमिनल और पॉलिटिशियन वाला, ये अभी भी चल रहा है, और जो पॉलिटिक्स है उसका क्रिमिनलाइजेशन अभी भी रुक नहीं रहा है नोटा के इंट्रोडक्शन के बाद। सुप्रीम कोर्ट को लगा था कि लोग जो है चेंज करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर आएगा, मॉरल ऑब्लिगेशन होगा, कोई कुछ नहीं हो रहा है। आज भी जो है आप बहुत सारे आप कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, वहाँ पर जमानों से जो गुंडे हैं वही चुन के आ रहे हैं। ऐसे कई जो है आपके कैंडिडेट हैं जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं और वहाँ पर वो बाहुबली हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और ये चेंजेस हमें बिल्कुल आज भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, नोटा का ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने नोटा को सबसे ज़्यादा वोट दिया तो वहाँ पर जो इलेक्शन है दोबारा होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट मिलेगा नोटा के बाद उसे विजय घोषित किया जाएगा। मतलब क्या है? नोटा को 100 वोट पड़े और एक कैंडिडेट को 99 वोट पड़े और बाकी सबको 10-15 इस तरीके से वोट पड़ रहे हैं। नोटा यहाँ पर जीत गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन दोबारा से नहीं होंगे। जो 99 वाला नंबर वाला जो कैंडिडेट है उसको विजय घोषित किया जाएगा। तो नोटा का देखें तो कुछ ज़्यादा इम्प्लीकेशन नहीं होता दिख रहा है। एज सच नोटा से ज़्यादा फर्क होता नहीं दिख रहा है। हालांकि महाराष्ट्र की जो लोकल बॉडीज़ के पोल हैं उसमें सिचुएशन अलग है। महाराष्ट्र के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा था कि अगर जो है नोटा को ज़्यादा वोट पड़ते हैं बाकी कैंडिडेट से तो दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे। इसका मतलब जो महाराष्ट्र के अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है वहाँ पर नोटा एज अ फिक्शनल कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट की तरह। अगर आपने नोटा को जिता दिया तो दोबारा से इलेक्शन होंगे और दोबारा से ऑब्वियसली जो कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे वो बेहतर करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वहाँ पर पोल बार बार होते रहेंगे। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र है वहाँ पर लोकल बॉडीज़ पोल में नोटा को जो है इम्पोर्टेंस थोड़ी दी गई है ना। सिर्फ ये सिंबॉलिक नहीं है, यहाँ पर इसको पावरफुल बनाने की कोशिश की गई है। तो जो रीसेंट डेवलपमेंट है नोटा से रिलेटेड उसकी बात कर लेते हैं। जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि जो नोटा है वो टूथलेस टाइगर की तरह है, उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है रिजल्ट के ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो नोटा की परफॉर्मेंस की, तो पिछले 5 सालों में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए और लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें लगभग नोटा को 1.29 करोड़ वोट्स मिले। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि 1.29 जो करोड़ लोग हैं वो कैंडिडेट से खुश नहीं है, और ये नंबर कुछ छोटा नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें ये बात की जा रही है कि नोटा में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और एक सुप्रीम कोर्ट में प्ली भी फाइल की गई है, केस फाइल किया है, पेटिशन फाइल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो नोटा है, अगर किसी कैंडिडेट को नोटा से कम
वोट मिलते हैं, तो उस कैंडिडेट को 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए डिबार कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए, वो दोबारा से 5 साल तक के इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस तरह के प्रोविज़न लाने चाहिए। और ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से उनका व्यू जानने की कोशिश की है। ये रिसेंट डेवलपमेंट है। चीज़ें क्लियर है क्या? होपफुली ये नोटा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी आपको क्लियर हो गई होगी। क्या रिफॉर्म कर सकते हैं नोटा में, ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये आपका जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आता है तो आप लिख सकते हैं मेंस में, नोटा के ऊपर डायरेक्टली आता है तो भी आप लिख सकते हैं, और नोटा के ऊपर प्री में तो आ ही सकता है सवाल। ठीक है, तो ये आर्टिकल था। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है हाउ डू क्लाइमेट इवेंट्स इम्पैक्ट एशिया। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आर्टिकल में स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। 2023 की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये डेटा बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, बहुत एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। जो डेटा है आप उसको लिख सकते हैं और उसको अपने मेंस के आंसर में यूज़ करेंगे, इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, दिस आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से ये चीज़ें रिकमेंडेशन दी है, इसे फॉलो करने की ज़रूरत है। बॉडी में लिख सकते हैं अपने जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है उसको जस्टिफाई करने के लिए जो फैक्ट लिखने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेंस के आंसर में आप यूज़ करेंगे। आप अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में जहाँ पर भी आप बॉडी में लिख रहे हैं डेटा वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से है आर्टिकल, है ना। अदरवाइज इसमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इतना पूछा जाएगा कि कौन ने इसको पब्लिश किया है, कि कौन जो है इसको रिलीज़ किया है, इसका नाम बस पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा तो प्री में कुछ नहीं आता है। हो सकता है डिटेल भी पूछ ले प्रीलिम्स में, तो हम प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट है 2023, उसे पब्लिश किसने किया है? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। ऑप्शन में आ जाएगा UNEP, दूसरा पूछ लेगा WMO, तीसरा आपको कोई NGO का नाम दे देगा, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले प्रीलिम्स में रिपोर्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते थे, आजकल आना बंद हो गए हैं क्योंकि सारे कोचिंग वालों ने पूरी लिस्ट निकाल के रख दी और एक क्वेश्चन वो बस PDF पढ़ लो और उससे एक क्वेश्चन हो जाता था। तो इसलिए UPSC ने आजकल पूछना बंद कर दिया, लेकिन कभी भी चीज़ें आपको रिपीट हो सकती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आप इसको ध्यान रखें। स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट WMO के द्वारा रिलीज़ की जाती है। रिपोर्ट की जो मेन हाईलाइट है वो क्या है? एशिया हैज़ वार्म फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज सिंस 1960। एशिया कंटिनेंट की बात करें, बाकी कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में जो एशिया का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और ये लाइन आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, ये आपकी की हाईलाइट हो जाएगी इस रिपोर्ट की। इसके अलावा जो रिपोर्ट है उसने 2023 को वार्मेस्ट ईयर भी डिक्लेयर किया है। रिपोर्ट में चिंता भी जाहिर की है, कैसी चिंता जाहिर की है कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी एबिलिटी टू एडाप्ट और मिटिगेट, और जो इम्पैक्ट होने वाले हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब जो इम्पैक्ट कैटास्ट्रॉफ हो सकता है वो बहुत ज़्यादा है, और जो कंट्री है उनकी कैपेबिलिटी इन कैटास्ट्रॉफ को कम करने की, इसको क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने की, वो बहुत कम है। दोनों के बीच में कहीं ज़्यादा गैप है और इसी के लिए जो है रिपोर्ट में काफ़ी सारी चिंता जाहिर की गई है। अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके असर क्या हो रहे हैं, 2023 में किस तरीके से उसने एशिया को इम्पैक्ट किया है वो देख लेते हैं। लगभग 2000 से अधिक लोगों की जानें गई हैं और 90 लाख से ऊपर लोग इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स आ रहे हैं एशिया में। तो 2023 का ये हमारा क्या है डेटा है, और इसमें जो 80% लोग हैं वो कौन से इवेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? स्टॉर्म्स और फ्लड से। स्टॉर्म और फ्लड के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉर्म और फ्लड किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है? रिसेंटली ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था मोचा, जो कि पिछले दशक का है ना, जो मई 2023 में बे ऑफ बंगाल में आया था म्यांमार बांग्लादेश में, वो पिछले दशक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन था और उसके कारण काफ़ी लोगों की जानें गई। फ्लड, लैंडस्लाइड, लाइटनिंग लगभग 600 पीपल की जान ले चुका है पिछले 1 सालों में।
और अगर हम बात करें लाइटनिंग की, तो लाइटनिंग तो इंडिया में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एज अ डिज़ास्टर कंसिडर भी नहीं किया जाता है, नोटिफाइड डिज़ास्टर भी नहीं है। और इससे जो होने वाली जानें हैं वो इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 1200 के आसपास डेथ जो है इसमें अकाउंट की गई है, जो कि सिर्फ लाइटनिंग के कारण हुई है। तो यहाँ पर जो डिज़ास्टर के इम्पैक्ट हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही खतरनाक है। लोगों की जान, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। तो जो आपका एशिया है वो कितना प्रिपेयर है उसे देख लेते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस दैट मॉनिटर, प्रिडिक्ट एंड फोरकास्ट हज़ार्ड। ठीक है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम की यहाँ बात की जा रही है, जो कि इंस्टॉल करना होता है, जिनका मेन पर्पस क्या होता है, वो मॉनिटर करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और फोरकास्ट करते हैं हज़ार्ड को। क्या करेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आने वाला है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड उसको मॉनिटर करते रहेंगे। उसके बाद प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ इसके आने के चांसेस हैं, और उसके बाद फिर फोरकास्ट किया जाएगा कि अगले 24 घंटे में साइक्लोन आ सकता है। ये क्या होता है, आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, रिस्क असेसमेंट, कम्युनिकेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, जिससे जो कम्युनिटी होती है, इंडिविजुअल होते हैं, उन्हें समय मिल जाता है। ठीक, उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको यहाँ एक पर्टिकुलर जगह पर जाके खड़े हो जाना है। साइक्लोन आ रहा है तो आप ऊपर एरिया में जाके खड़े हो जाएंगे, ताकि अगर फ्लडिंग होती है तो आप बच जाएं। अपने घर को छोड़कर आपको वहाँ पर जाना है। तो इस तरीके से प्रिपेयर्डनेस की जाती है, लोगों का मानस तैयार किया जाता है कि उनको कौन सी चीज़ करनी है अगर कोई नेचुरल हज़ार्ड आ रहा है। तो डू एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ें लोगों को प्रिपेयर कराई जाती है, और ये सारी चीज़ें अर्ली वार्निंग सिस्टम और मिटिगेशन एक्शन के अंदर आती है। मेनली किस में आती है, ये मिटिगेशन मेजर्स में आती ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हो गई। और इसका इस्तेमाल जो बांग्लादेश और रिसेंटली म्यांमार में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था उस समय किया गया था, मचा ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, जिसके कारण जो बांग्लादेश में कोक्स बाज़ार आइलैंड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। जब भी इस तरीके से साइक्लोन आते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट होता है। तो वहाँ पर पहले से ही अर्ली वार्निंग सिस्टम के कारण बहुत लोगों की जान और प्रॉपर्टी को बचाया गया था। एक रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, द एवरेज कंपोजिट स्कोर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एन एक्सेस ऑफ मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम वॉज 0.46 आउट ऑफ 1 इन एशिया, 0.58 for preparedness to response and 0.50 for observation and forecasting। ठीक, तो जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है उसके हिसाब से उन्होंने एवरेज स्कोर निकाला है कि एशिया की जो कंट्री है उनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक्सेस या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है उसके होने की संभावना कितनी है 1 में से। तो 1 में से 0.46 इसका नंबर आया है, और जो ग्लोबल एवरेज है वर्ल्ड का पूरे वो कितना है 0.35। तो यहाँ पर हम एशिया जो है, एशिया की कंट्रीज़ बेटर कर रही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम तो एटलीस्ट कंट्रीज़ के पास है, उनका एक्सेस तो है। दूसरा जो स्कोर है वो किससे रिलेटेड है, प्रिपेयर्डनेस से। कितना प्रिपेयर हैं लोग अगर कोई भी नेचुरल हज़ार्ड आता है, तो उसमें एशिया का जो स्कोर है वो 0.58 है, और ग्लोबल एवरेज की अगर हम बात करें तो वो 0.78 है। तो प्रिपेयर्डनेस में जो लोगों की प्रिपेयर्डनेस है उसमें एशिया उतना अच्छा नहीं कर रहा है। इसका मतलब लोगों को प्रॉपरली गाइड नहीं किया जा रहा है कि अगर नेचुरल हज़ार्ड आ रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मॉक ड्रिल्स नहीं हो रही है और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स नहीं दिए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसकी हमें कमी देखने को मिल रही है। और जो थर्ड है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग में जो स्कोर है वो 0.50 है और वर्ल्ड एवरेज 0.33 है। तो अगर आप देखेंगे वार्निंग और डिसेमिनेशन स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है एशिया कंट्रीज़ का, और जो वीकेस्ट पार्ट है वो रिस्क नॉलेज है। रिस्क नॉलेज जो है इस एशिया कंट्रीज़ का वीकेस्ट पार्ट है। अब ये जो फाइंडिंग है वो इंडिया के लिए उसके क्या इम्प्लीकेशन है। इंडिया जो है अगर आप देखें फ्लड, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इस तरह के जो कैटास्ट्रॉफ है, नेचुरल हज़ार्ड है, उसमें काफ़ी बेहतर प्रिपेयर है। 1999 में जो उड़ीसा में साइक्लोन आता था उसमें 10-10 हज़ार लोगों की जान जाती थी। अभी साइक्लोन आता है तो 10 से कम लोगों की जानें जा रही हैं। तो हम लोग अब बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो गए, स्पेशली फ्लड, ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे इवेंट्स के लिए। लेकिन आज भी हम लोग
लाइटनिंग जैसे इवेंट के लिए प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि लाइटनिंग में जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत कम होता है। जब तक कि आप मैसेज भेजते हैं कि आज आपको बाहर नहीं निकलना है, जब तक ये मैसेज पहुंचता है, बहुत सारे लोग तो खेती किसानी कर रहे होते हैं, वो तो खेत में ही रहते हैं, वो तो पानी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ऐसे में लाइटनिंग के कारण बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। और सबसे पहले तो इसे डिज़ास्टर नोटिफाई करना होगा। जब तक ये डिज़ास्टर नोटिफाई नहीं होगा तब तक कि इसके लिए प्रिपेयर्डनेस और इसके लिए एनडीएमए गाइडलाइंस कहाँ आने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए हमें लाइटनिंग के लिए तैयार होने की ज़रूरत है, और दूसरा हीट वेव्स के लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। इसमें इंडिया जो है काफ़ी पीछे है, लाइटनिंग और हीट वेव्स में, और दोनों को ही डिज़ास्टर नोटिफाई नहीं किया गया है। ये पहले तो नोटिफाई करो और उसके बाद प्रिपेयर्डनेस करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था, क्लियर हो गया। एक बार रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, डेटा आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसे यूज़ कर पाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।